हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील एलएलबी पर। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के अंतर्गत एबे 18 का जो सेट कोड सी है उसका अध्ययन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें हम अभी जो है हिंदी में इसके जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, साथ में आपको आंसर भी बताएंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मध्यस्थ सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हो। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जब वे एक ही पूर्वज यानी पुरखिन के अलग अलग पतियों की संतान हो। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पक्षकारों को मिर्गी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 क्लोज 1 निम्नलिखित प्रावधान करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार, तलाक के लिए आधार। तो ऑप्शन बी इसका सही है। ये दोनों ऑप्शन ही सही है, न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार और तलाक के लिए आधार। अगला प्रश्न है मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ है। तो मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का अर्थ है शून्य विवाह। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है। तो उसे तलाक़े तफवीज कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये दोनों ही आंसर सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदाई की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए। तो जो आयु का अंतर है वो 21 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है। तो वो केस था हुसैना आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में पीआईएल का जनक माना जाता है। तो पीआईएल का जो जनक है वो न्यायमूर्ति पीएन भगवती को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। तो जनहित याचिका है जो वो निजी पक्षकार के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ए.के. कृपक बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था। तो वो केस का नाम है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैड ने। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है? तो जो अवैध रूप से वकालत करते हैं उनके 6 महीने तक की कैद। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 42 यानी 42 सेक्शन। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी ओपीसी अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है यदि किसी ओपीसी की चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जो निदेशकों की संख्या है वो है 3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एमसी मेहता बनाम कमलनाथ। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो वो है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? तो 6 सप्ताह के लिए वो 6 सप्ताह की लाभ की हकदार है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए हकदार है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो 250 यानी 250 श्रमिक उसमें न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो जो 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है,
अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित अगला प्रश्न है, अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो अगला प्रश्न है, अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिनफील्ड ने इसे परिभाषित किया है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, लूस्टर ग्रामर स्कूल का मामला निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण सूक्ति से संबंधित है? तो ये जो मामला था वो डैमनम साइन इंजूरिया से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोषदायित्व से संबंधित है? तो वो है धारा 140। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम परिषद। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 265 में कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पहला पिछला वर्ष होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 31 मार्च 2020 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्ष में निम्नलिखित दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है 182 दिन। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? तो आय को धारा 2 सब क्लोज 24 यानी 2 का सेक्शन 24। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुबंध बी के विकल्प पर शून्य करणीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुणदोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शाश्वत निषेधाज्ञा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है,
मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बॉन्ड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 74, ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9% प्रति वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि, ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम लिखित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हुडी, ऑप्शन बी। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि पराक्रम लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 महीने में, ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न है, प्रभावित परिवारों को न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 80%, ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि एक आईपीएल टीम अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है? तो पेटेंट की जो अवधि है वो 20 वर्ष होती है, ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परमादेश, ऑप्शन ए इसका सही है, परमादेश रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 58वां संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, रे बेरुवारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 254, ऑप्शन सी इसका सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15 वर्ष की अवधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 19 क्लोज 1 जी, ऑप्शन डी इसका सही है। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 क्लोज 2 सब क्लोज बी और 26 बी के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के दंड विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोई अपराध नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारा 89। अगला प्रश्न है, एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो उसने आपराधिक बल का अपराध किया है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? तो इसका जो सही आंसर है वो है आजीवन कारावास और जुर्माना, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वह वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा दी जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा पारित करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सज़ा के लिए प्राधिकृत है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता हो? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 41, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वो धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड संहिता 1973 की धारा 164A के तहत आती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका जो गलत है वो है डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 395। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है आईपीसी की धारा 376 AB के तहत अपराध का आरोपी, आईपीसी की धारा 376 DA के तहत अपराध का आरोपी, आईपीसी की धारा 376 DB के तहत अपराध का आरोपी। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन डी है, ये सभी की सभी। अगला प्रश्न है, यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है भले ही सद्भावना में किया गया हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्रवाई को निष्प्रभावी कर देगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है CRPC की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तब करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा। ऑप्शन ए इसका सही है, दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा यानी पूर्णांग न्याय के सिद्धांत को लागू करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 11 स्पष्टीकरण 6। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं करेगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो तो समन जारी नहीं करेगी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वादी की उपस्थिति नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज कर देना। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 बार।
स्थगन दिया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना समन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो उसमें खाने और रहने का खर्च शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी यानी संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो जो इसकी अवधि है वो समन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आदेश 40 नियम 25 के अंतर्गत निचली अदालत में भेज सकती है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने वाला प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो भी कुछ कहा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 25, आईपीसी की धारा 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 32 के अनुसार मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जिरह यानी प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनवर पीवी बनाम पी के बशीर के केस में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति नियम का अपवाद है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 32 क्लोज 1। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बातचीत, जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है। अंतिम प्रश्न है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक यानी फौजदारी मामलों से निपट सकती है। तो इसका एक जो शब्द है वो कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बन रही हमारे यूट्यूब चैनल सुनील LLB पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।